आज हम पढ़ेंगे लूसेंट। और जो लूसेंट की जीके है, लूसेंट की जीके काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप तैयारी करते हैं एसएससी की तैयारी के लिए, एसएससी हो गया आपका, या फिर आपका एसएससी में 10+2 लेवल वाला जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए हो गया आपका, या फिर उसके अलावा आपका या सीजीएल हो गया, सीपीओज़ हो गया, है ना, रेलवे हो गया। रेलवे के अलावा अगर आप एक निकलता है आरओ का एग्ज़ाम हो गया, जो पीपीसीएस का आरओ, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा ये अहम रोल अदा करती है, पीपीसीएस में भी। तो लूसेंट बहुत ही अच्छी बुक है, अगर आपको पढ़नी है लूसेंट्स की जो बुक है बहुत अच्छी बुक है। उसके अलावा अगर आप यूपीपीसीएस की तरफ मुड़ते हैं तो उसके लिए आपको ये किरण कंपटीशन की बुक आती है, किरण कंपटीशन की, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक होती है। अब आपने, अगर आप नॉर्मल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो आप लूसेंट पढ़िए, लूसेंट के बाद आप सीधा घटना चक्र लगा लीजिए। तो ये दोनों चीज़ें जो है ये आपकी आरओ के लिए अच्छी रहेंगी। उसके अलावा अगर आप तैयारी करते हैं यूपीपीसीएस के लिए, पीसीएस एग्ज़ाम की अगर तैयारी करते हैं तो आप इसको पढ़िए एनसीएंट के लिए, और फिर आप इसको लगाइए तो आपका काफ़ी अच्छे से हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। मैं पीसीएस भी दिया हूँ एग्ज़ाम, बट मेरा पीसीएस नहीं हुआ है क्लियर। उसके अलावा मैंने सीपीओज़ क्लियर किया है, सीजीएल मेरा क्लियर हुआ है ना। 10+2 मैंने नहीं दिया है, तो सीपीओ सीजीएल के आधार पे मैं बता सकता हूँ कि लूसेंट काफ़ी अच्छी बुक है, आप इसको पढ़िए, उसके बाद इसको लगा लीजिए, आपके काफ़ी एग्ज़ाम्स क्लियर हो जाएंगे और हिस्ट्री आपके लिए दिक्कत नहीं बनेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं लूसेंट में। थोड़ा पढ़ने की कोशिश करते हैं लूसेंट को ईजीवी में। अब हम पढ़ेंगे लूसेंट का हिस्ट्री। तो मैं जो बताऊंगा वो आप पढ़ते रहिए मेरे साथ, और आपका मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी जो एग्ज़ाम है रेलवे हो गया, रेलवे का एग्ज़ाम हो गया आपका, सीपीओज़ हो गया आपका, सीजीएल हो गया, या आपका आरओ का हो गया, या आपका 10+2 वाला एग्ज़ाम हो गया, सीएचएस बोलते हैं उसको, ये वाला, ये आपके इजीली क्लियर हो जाएंगे, इतनी मेरी गारंटी है आपको। ठीक है, तो मेरे साथ ये चीज़ करते रहिए, मैं आपको इसको आसानी से क्लियर हो जाएगा आपका, और जैसे मैं बोलता हूँ वैसे आप पढ़ते रहिए। चलिए आज हम पढ़ते हैं अपना हिस्ट्री। जो मैं बोलता रहूँगा वो चीज़ आप नोट डाउन कीजिए। देखिए, इंडिया अभी काफ़ी एक फेमस, इंडिया वर्सेस एक भारत जो है अभी एक बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है। तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया सबसे पहले यूनानियों ने इसका नाम दिया था इंडिया। इसके बाद जब मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकार आए तो उन्होंने इसको बोला हिंद अथवा हिंदुस्तान। ये बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए, इम्पोर्टेंट है, इसको इम्पोर्टेंट मान लीजिए आप, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अब आइए कि भारतीय जो इतिहास है उसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। प्राचीन इतिहास जो हम पढ़ रहे हैं, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, ये 3 इसमें काफ़ी 3 पार्ट इसके काफ़ी जो होते हैं, 3 पार्ट है इसके अंदर। सबसे अगर आप कोई एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आधुनिक भारत काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, उसके बाद मध्यकालीन भारत और एंशिएंट कम पूछा जाता है, लेकिन आपको एंशिएंट के बारे में पता होना ज़रूरी है। अब भारतीय इतिहास के विषय में जो जानकारी है मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। किससे? धर्म ग्रंथ से होती है, फिर ऐतिहासिक ग्रंथ से होती है, जो विदेशियों का विवरण, जो विदेशी भारत में आए हैं उनके द्वारा जो उन्होंने जो लिखा है, जो उनके वृत्तांत है, यात्रा वृत्तांत जो उन्होंने लिखे है उसके द्वारा हमें जानकारी मिलती है। और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो के जो पुरातत्व संबंधी साक्ष्य जो निकलते हैं उनसे भी हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। भारत का जो सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ है वो वेद है। वेद जो है सबसे प्राचीन है, सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, और इसके जो संकलन करता है वो महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। अब वेद जो है वो 4 प्रकार के हैं, ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, सामवेद या एवं अथर्ववेद, ये आपके 4 वेद हो गए। अब
हम सबसे पहले पढ़ेंगे ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें आपको जो ध्यान रखने वाली बातें हैं मैं बताता हूँ, मतलब जो एग्जाम में पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है। जैसे ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहते हैं, को ऋग्वेद कहते हैं। इसमें कितना 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं। मतलब ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऋग्वेद में कुल कितनी ऋचाएँ हैं, तो 10,462 ऋचाएँ हैं। उसके बाद अब जो इन ऋचाओं को पढ़ेगा, जो पढ़ने वाले ऋषि होते हैं उनको बोलते हैं होत्र, होत्र कहते हैं। और इस वेद से मिलती जानकारी आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। किससे? ऋग्वेद से। ऋग्वेद से जानकारी मिलती है। अब विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र कौन से वेद में है। ये ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। उसी तरह इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। किसका? देवता सोम का उल्लेख है। ये आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक है, हम आते नीचे। इसके 8वें मंडल को खिल कहा जाता है। खिल। अब हम चतुष्वर्णीय समाज की कल्पना करते हैं। चतुष्वर्णीय समाज मतलब जो समाज को हमने 4 भागों में बांटा है, 4 वर्णों में बांटा है, वो ऋग्वेद में ही उसका वर्णन किया गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है। पुरुष सूक्त 10वें मंडल में है और इसके अनुसार 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रम से मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो चतुष्वर्णीय समाज की कल्पना है वो किस वेद में की गई है, वो की गई है ऋग्वेद में। तो हम अभी ऋग्वेद पढ़ रहे हैं, अभी आ जाते हैं इस पे। मैं जो इम्पोर्टेंट है वो बताता हूँ आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, शतपथ ब्राह्मण। अगला वेद यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या होता है? यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो कि गद एवं पद दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गद और पद दोनों में जो है वो यजुर्वेद है। यजुर्वेद के जो पाठकर्ता होते हैं उसको बोलते हैं अघवर्यु कहते हैं। ठीक है, मतलब जो इम्पोर्टेंट मैं बताऊंगा आपको। ये रेलवे एग्ज़ाम हो गया आपका, रेलवे हो गया है ना, रेलवे RO उसके अलावा आपका जो SSC के एग्ज़ाम्स होते हैं, CGL, CPO, CHSL, MTS, है ना, उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब सामवेद क्या है? सामवेद में सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका आता है, इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। अब गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन करता है सामवेद करता है। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसका भी याद कर लेना। अब हम आते हैं अर्थर्ववेद में। अर्थर्ववेद में आता है, ये लिखा है, मतलब अर्थर्व ऋषि द्वारा रचित है। इस वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, साप, वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, प्रायश्चित, औषधि, अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजक्रम, मातृभूमि, महात्म्य आदि विविध विषयों से संबंध मंत्र का, मतलब इसमें मेनली विचार, विश्वास, अंधविश्वासों का वर्णन किया गया है। किसमें? अर्थर्ववेद में। सबसे प्राचीन, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप इम्पोर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है तथा उसके बाद का अर्थर्ववेद है। ऋग्वेद के बाद जो सबसे प्राचीन है वो अर्थर्ववेद है। ठीक है, अब आ जाइए इसमें
पुराण, पुराणों की बात यहाँ पे की गई है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा संकलन जो मिलता है, वो विवरण मिलता है, वो पुराणों में मिलता है। इसकी जो रचयिता है लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रसर्वा माने जाते हैं। अब पुराण कितने हैं? पुराण 18 हैं, जिनमें से केवल 5 में मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण तथा भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, एकदम नोट लीजिए कि पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। पुराणों में मत्स्य पुराण और वेदों में ऋग्वेद, और ऋग्वेद का आता है अथर्ववेद। अब आई बात, अधिकतर पुराण संस्कृत सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको वही बताऊंगा। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इस स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। वेदों में ऋग्वेद, पुराणों में मत्स्य पुराण और स्मृति ग्रंथों में मनुस्मृति सबसे प्राचीन है। अब मनुस्मृति जो है वो शुंग काल का मानक ग्रंथ है, ठीक है। और जो नारद स्मृति है उससे गुप्त युग के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। अब हम पूछने लगे कि मनुस्मृति से किसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है? शुंग काल का है, तो शुंग काल का मानक ग्रंथ है ये। अब जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित, जातक कथाओं में जो बुद्ध की जो पूर्व जन्म की कहानी होती है वो वर्णित है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। अब ये हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित हो गया, अनेक कथानकों के साथ वर्णित है, वर्णित है। अब बात करते हैं, अब जो जैन साहित्य है उनको कहा जाता है आगम, जैन साहित्य को बोला जाता है आगम। अभी मैं आपको ना मतलब लूसेंट पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको जो आपका ये घटना चक्र की बुक है उसका जो उसके जो क्वेश्चन है PYQs हैं, PYQs जो आते हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, मैं उसको भी आपको बताऊंगा, उसको मैं कराऊंगा आपको अच्छे से, तो आप मेरे साथ ये चीज़ करते रहिए। अब जो जैन धर्म का प्राचीन इतिहास है वो कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन धर्म का जो प्राचीन इतिहास है वो कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन धर्म की अगर हम बात करें तो कल्पसूत्र से ज्ञात होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। अर्थशास्त्र के लेखक क्या, ये बार पूछा जाएगा। छोटे मोटे एग्जाम रेलवे, SSC, CPO, CGL, MTS में ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछा जा चुका है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त है। ये तीनों नाम इनके ही है, और तीनों में से कुछ पूछ देगा कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। 1 2 3 4 एक जगह लिखा होगा विष्णुगुप्त लिखा होगा, ठीक है, वो ध्यान रखना आपको। इसको भी कई बार पूछ सकता है कि ये कितने अधिकरणों में है? 15 अधिकरण और 180 प्रकरण में विभाजित है। और इससे किस इतिहास की जानकारी मिलती है? किस काल के इतिहास की जानकारी मिलती है? मौर्य कालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलना चाहूँगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मान लीजिए, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट पे टिक लगा लीजिए इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। उसके बाद हम बात करते हैं अभी संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हण ने किया था। कल्हण से आपको याद आएगा राजतरंगिणी, और राजतरंगिणी से आपको याद आएगा कश्मीर का इतिहास। 3 चीज़ से मतलब ये मिली हुई है, कल्हण, राजतरंगिणी और कश्मीर का इतिहास। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब ये भी इम्पोर्टेंट है। मैं आपको जब PYQs कराऊंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं RO UPSC एग्ज़ाम में। उस तरह से मैं आपको रेलवे के एग्ज़ाम भी कराऊंगा, SSC GD वाले कि जो SSC GDs के जो एग्ज़ाम होते हैं ना, उसके में मैं आपको PYQs कराऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको उसका भी कराऊंगा। तो आपको ध्यान रखना है, सब चीज़ें बने रहना मेरे साथ, ठीक है। अब आ जाओ इस पर।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अष्टाधाई, मैं जो बता रहा हूँ आपको वो आप बहुत चीज़ें, हाँ, अरबों की सिंध विजय का वतन चचनामा, अली अहमद लेखक हैं इसके, में सुरक्षित है। इसको याद कर लेना आप कि जो अरबों की जो सिंध विजय, जब अरबों ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी, विजय की थी, उसका जो वृत्तांत था चचनामा में सुरक्षित है, और उसकी जो लेखक है वो अली अहमद है। अब अष्टाधाई, अगर अष्टाधाई आप सुनेंगे तो तुरंत आपके मन में आना चाहिए पाणिनि। अष्टाधाई के लेखक हैं पाणिनि, और ये क्या है, संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। इसको पूछ सकता है अष्टाधाई के लेखक कौन है, पाणिनि। पाणिनि के द्वारा रचित पुस्तक है, लिखित पुस्तक है अष्टाधाई। संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टाधाई, संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक के लेखक पाणिनि। तो ये आपको किसी तरह से भी 4 तरीके से क्वेश्चन को पूछ सकता है। तो मैं आपको बताता, मैं एसएससी जीडी के लिए भी आपको तैयारी कराऊंगा, रेलवे की तैयारी आपको कराऊंगा, तो आप बने रहिए मेरे साथ। अब इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्यकालीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी मिलती है। मतलब मौर्यकालीन राजनीतिक अवस्था और उससे पहले की का इतिहास वो मिलता है अष्टाध्यायी में। अब कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। मतलब जो लूसेंट की बुक है बहुत ही फैक्चुअल बुक है, आप इसको पढ़ेंगे ना, फैक्चुअल, इसके अंदर इतने अच्छे फैक्ट्स हैं, आप इसको कर लीजिए, बहुत ही आपके एकदम ईजिली ले जाएंगे। तो पंतजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे, इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है कात्यायन की गार्गी संहिता से, और पंतजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे, इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। शुंगों के इतिहास का पता चलता है पंतजलि पुष्यमित्र के जो लिखे गया है उससे महाभाष्य। चलो हम बात करेंगे, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। इनसे क्या क्या जानकारी मिली है। यूनानी रोमन लेखक टेसियस आया था, ये कौन था, ईरान का राजवैद था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने का अविश्वसनीय है। मोस्ट इम्पोर्टेंट हेरोडोट्स। हेरोडोट्स कौन है, इतिहास का पिता। इनकी पुस्तक हिस्टोरिका, हिस्टोरिका में वर्णन 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध का वर्णन किया गया है। हेरोडोट्स ने जो किया है वर्णन, वो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, यानी कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के जो पहले के बीसी के भारत, ईसा पूर्व के 5वीं बीसी के भारत फारस के संबंध का उन्होंने वर्णन किया है। ठीक है। अब सिकंदर के साथ आने वाले लेखक थे निर्याकस था, आर्नेसिक्रेटस था तथा ऑस्ट्रोबुलस था। अब मेगस्थनीज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं जो बता रहा हूँ ना आपको उस पर आप ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट। मेगस्थनीज कौन था, ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, चंद्रगुप्त मौर्य के राजदरबार में भारत आया था, और इसने अपनी पुस्तक लिखी थी इंडिका। इसमें वर्णन किया गया मौर्य युगीन समाज तथा संस्कृति के विषय में लिखा है। ये हो गया। डाइमिकस कौन था, ये सीरियन नरेश था, अंतियोकस का राजदूत था, बिंदुसार के दरबार में आया था। विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। अब डायनोसियस कौन था, ये मिस्र नरेश थे, टोलमी फिलाडेल्फल का राजदूत था, जो अशोक के राजदरबार में भारत आया था। अशोक के राजदरबार में भारत आया था डायनोसियस। किसका था ये राजदूत, नरेश टोलमी फिलाडेल्फस, मिस्र नरेश। ये काफ़ी अच्छा। टोलमी ने लिखी थी भारत का भूगोल 2वीं शताब्दी में। प्लिनी ने लिखी थी नेचुरल हिस्ट्री। और ये तो इतना कुछ पेरिप्लस ऑफ द एथेंस, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब आज ये चीनी लेखक फाहियान था, यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में लिखा है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया था। ये था फाहियान, ये चीनी यात्री था, और ये गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। ये मैं आपको बता रहा हूँ, जो मतलब विदेशी जो यात्री थे भारत आए, उनसे हमें क्या क्या पता चला।
संयुगन 518 में भारत आया। बौद्ध धर्म की प्राप्तियाँ एकत्रित की। हिंगसान, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। इसका जो भ्रमण होता है वो सी युग के नाम से प्रसिद्ध है। मैं जो इम्पोर्टेंट बताऊँगा, हिंगसोंग के अध्ययन की, इसने अध्ययन किया था नालंदा विश्वविद्यालय में, और वहाँ के जो कुलपति थे उस टाइम पे आचार्य शीलभद्र थे। इत्सिंग भी भारत आया था 7वीं शताब्दी में के अंत में, और इसके वर्णन में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन इसने भी किया है, इत्सिंग ने। अब हम अरबी लेखकों की बात करेंगे। अल-बरूनी, इब्न बतूता, 2 अरबी लेखक हैं। अब यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अल-बरूनी, अल-बरूनी का अगर नाम, ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। अल-बरूनी, इसने लिखी थी किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद, भारत की खोज इसका मतलब था। किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद लिखी थी इसने। ये पूछ सकते हैं कि अल-बरूनी के द्वारा लिखी गई किताब तहकीक ए हिंद, किताब उल हिंद या भारत की खोज, और यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। ये इसका इम्पोर्टेंट है। अब इब्ने बतूता मैं बता करता हूँ। इब्ने बतूता का पूछा जाता है कि रिहला के लेखक कौन है? इब्ने बतूता है। इब्ने बतूता ये सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया या न्यायाधीश नियुक्त किया। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचा। पहुंचने पे इसकी जो विद्वता थी उससे प्रभावित हुए सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, और उन्होंने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। तारानाथ कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, तिब्बती लेखक था ये। कंग्यूर या तंग्यूर नामक ग्रंथ की इसने रचना की थी। मार्को पोलो इम्पोर्टेंट है, 3वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था और पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। अब पुरातन संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी, मैं आपको बताया था ना कि हमें कहाँ कहाँ से पता चलता है। देखिए, धर्म ग्रंथ की हमने बात की, ऐतिहासिक ग्रंथ की हमने बात कर ली, विदेशों के विवरण भी हमने देख लिया। ये पुरातन संबंधी साक्ष्य की हम बात कर रहे हैं, अभी देखते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब ये 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख है। बोगाज कोई, एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य यानी अश्वनी कुमार के नाम मिलते हैं। बोगाज कोई से मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत होलियोडोरस के वेशनगर यानी विदिशा है एमपी में, गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। विदिशा प्राप्त होता है। सर्वप्रथम जो भारतवर्ष का जिक्र है वो हाथी गुफा अभिलेख में है। हाथी गुफा अभिलेख में है। और सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख शासक थे भानुगुप्त से प्राप्त होता है। सती प्रथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सती प्रथा का जो पहला लिखित साक्ष्य है वो एरन अभिलेख से प्राप्त होता है, उस टाइम वहाँ के शासक भानुगुप्त। आइए अब इधर रेशम बुनकर, ये बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, मतलब ये फैक्चुअल पर आधारित क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा फैक्चुअल पर आधारित क्वेश्चन है, तो इसको आप ध्यान में रखिए ज़्यादा। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। मतलब इसकी एक एक जो लाइन है ना उसमें फैक्ट भरा हुआ है। फैक्ट इतना है कि आप उसको करेंगे तो आपका कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा, जो अगर इसमें से आएगा ना क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। अब कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल था बुर्जहोम। बुर्जहोम से गर्तावास गड्ढाघर का साक्ष्य मिला है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। अब जो प्राचीनतम सिक्के हैं उनको कहते थे आहत सिक्के, और इसी को साहित्य में कासार्पण कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किए थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई कि सिक्कों पर लेख लिखने का जो कार्य था यवन शासकों ने किया था। ठीक है। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा
ये हो क्यों नहीं रहा वैसे जैसे पहले हुआ था। हो गया। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्कों से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण। समुद्रगुप्त, समझ में ऐसे, संगीत प्रेमी कौन? समुद्रगुप्त। अरिकमेरु ये कहाँ है? पुदुचेरी के निकट से क्या हुआ है? रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये देखो मलाया, स्वर्णद्वीप, कंबोडिया, कंबोज, जावा, यवद्वीप, है ना, ये कुछ पुराने नाम हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण अभिलेख। अभिलेख कौन था, कौन सा अभिलेख है और शासक कौन सा? कई बार पूछा गया है, इसमें से मैं बता दूँ आपको, जैसे हाथी गुफा अभिलेख कई बार पूछा गया है, ऐहोल अभिलेख कई बार पूछा गया है, भीतरी जूनागढ़ अभिलेख, देवपड़ा अभिलेख, ये बहुत पूछे गए हैं, प्रयाग स्तंभ लेख। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई ना कोई फंस जाता है हर बार। ठीक है, जैसे हाथी गुफा अभिलेख, ये कलिंग राजा खारवेल शासक। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। प्रयाग स्तंभलेख समुद्रगुप्त। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय, मतलब इन्होंने अभिलेख ये लिखवाए थे। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। देवपड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। एपिग्राफी कहलाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है इस चीज़ को भी, एपिग्राफी क्या कहलाता है ना। अभिलेखों का अध्ययन क्यों क्या कहते हैं? एपिग्राफी। ठीक है, ये क्या हो गया? चलो प्रागैतिहासिक काल भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, यहाँ तक पढ़ते हैं आज, बाकी काम कल पढ़ेंगे। फिर यहाँ तक पढ़ते हैं इसको आज, प्रागैतिहासिक काल तक पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद कल पढ़ेंगे। अब प्रागैतिहासिक काल, ये कौन सा काल होता है? जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। अब अग्र ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। ठीक है, ज्ञानी मानव यानी होमो सेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ। 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व। पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? शिकार करना। पूर्व पाषाण युग। फिर हम बात करते हैं आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में एवं पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कहीं पर इसको पूछा गया है रेलवे, एसएससी जीडी, एसएससी सीपीओ, एसएससी सीजीएल में। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सबसे पहले पालतू बनाया कुत्ते को। स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में किया। ठीक है, पूर्व पाषाण युग में मानव के जीविका का मुख्य आधार था शिकार करना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का उपयोग किया, तब उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार क्या था? कुल्हाड़ी। ये था नवपाषाण, ये मानव ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार था कुल्हाड़ी। प्राप्ति स्थल इसका अतिदम्पकम में है। ठीक है, अतिदम्पकम में है। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल थी गेहूँ एवं जौ। ठीक है भाई,
मेहरगढ़ पूछा जाता है कई बार कि कहाँ पर स्थित है, पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है और प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल है। कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ मिला है, मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कोल्डी हवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। आ जाओ। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई। ठीक है, जो भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार बने थे पत्थर के। रॉबर्ट ब्रूस फुट ने खोज की थी, पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज की। भारत का सबसे प्राचीन नगर था मोहनजोदड़ो, जो सिंधी भाषा में इसको बोलते थे मृतकों का टीला बोलते हैं। असम का श्वेतभ्रू गिबन भारत में पाए जाने वाले एकमात्र मानवभाव कपि है। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बहुत बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध जोरवे संस्कृति से है। शिवालिक की पहाड़ियों से क्या मिला है, जीवाश्म का प्रमाण मिला है। और मानव में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो ये आज का जो लूसेंट का सेशन था वो समाप्त हुआ। आज आपको लूसेंट का ये काफ़ी ज़्यादा पढ़ा दिया है, इतना तो काफ़ी है। बाकी कल इसके बारे में हम आपसे और चर्चा करेंगे या आपको और पढ़ा दें जाएगा अभी आगे। सिंधु सभ्यता, चलिए सिंधु सभ्यता पढ़ा देते थोड़ा सा भी, यहाँ तक पढ़ा दें इसको आज, यहाँ तक सिंधु सभ्यता की बात करेंगे हम। जो रेडियो कार्बन C14 है, C14 जो है, इससे पता चलता है कि जो इसकी जो तिथि है सिंधु सभ्यता की वो 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक मानी गई है सिंधु सभ्यता। अब सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी, राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता को प्रागैतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिम पुरास्थल दास्क नदी के किनारे स्थित सूत कांगे डोर, ये बलूचिस्तान में है। पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश। सबसे पूछ लेगा, इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना अच्छे से। पूछ लेगा कि सिंधु सभ्यता का पूर्वी पुरास्थल कौन सा है, तो आलमगीरपुर। उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मादा, जम्मू कश्मीर, तथा दक्षिणी पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र है। अभी अब मैं बता दूँ आपको, जैसे ये ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ। जो पूर्वी पुरातन जो ईस्टिंग है, पूर्वी है, वो आपका आलमगीरपुर हो गया पूरब। और फिर हम पश्चिमी की बात करेंगे तो ये हो गया पाकिस्तान बलूचिस्तान में, जो अभी बलूचिस्तान पाकिस्तान में, सूद कांगे डोर ये हो गया यहाँ पे। नॉर्थ यानी उत्तरी की बात करेंगे वो अखनूर में है, माता जम्मू कश्मीर में, J&K का अखनूर ज़िले में, अखनूर के निकट। और साउथ की बात करेंगे तो ये गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद जिला, महाराष्ट्र। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये इम्पोर्टेंट है, ये वाला सिंधु सभ्यता का सैंथा सभ्यता ये नगरीय सभ्यता थी। और इसके 6 बड़े नगर कौन कौन से थे, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवारीवाला, धोलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगन। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल मिले हैं वो गुजरात में खोजे गए हैं। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह लोथल एवं सूतकोतड़ा, जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। ये आज का सेशन था लूसेंट का,
जो समाप्त हुआ है। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। आगे भी और वीडियो मैं बनाता रहूँगा, ठीक है। आगे भी और वीडियो बनाता रहूँगा और आगे भी आपके साथ ऐसे ही शेयर करता रहूँगा। तो आज तक के लिए लूसेंट का ये सेशन था। अगर अच्छा लगेगा तो अगर आपको अच्छा लगेगा तो मैं और बनाऊँगा, और PYQs होंगे, घटना चक्र के PYQs होंगे, इस वाली बुक के PYQs होंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा ये पढ़ाया जाएगा, फिर आपको ये भी पढ़ाई जाएगी, फिर ये भी पढ़ाई जाएगी। अगर आपको अच्छा लगेगा तो बताइएगा कैसी लगी वीडियो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुभ रात्रि।